इस नंबर 11। मैं सो के उठा तो मेरे सेलफोन की घंटी बजने लगी। स्क्रीन पर कैप्टन रॉल्फ का नाम था। मैंने गाड़ी सड़क के किनारे रोकी और सेलफोन कान से लगा लिया। हेलो कैप्टन, बाबी साहिब आपके लिए की इत्तला है। इसने कहा, आपकी निगरानी FBI के लोग नहीं कर रहे, बल्कि वो कोई दूसरी पार्टी है। दूसरी पार्टी कौन सी हो सकती है? मैंने पूछा। आपने तो पीटरसन को रोक दिया, लेकिन वो मेरे लिए अब भी काम कर रहा है। इसके एक खास आदमी ने बताया है कि इन लोगों का FBI से कोई ताल्लुक नहीं। अब आपको मजीद मोहतात रहने की ज़रूरत है। कैप्टन, मैंने कहा, मैं बिल्कुल निहत्था हूँ। मुझे कोई रिवॉल्वर या पिस्तौल मिल सकता है? ये आपका कानूनी हक है बाबर साहिब। आप कल ही असले के लाइसेंस के लिए दरख्वास्त दे दें। मैं कोशिश करूँगा कि आपको फ़ौरन ही लाइसेंस मिल जाए। इस महकमे में कई ओहदेदारों से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। ओके, मैंने कहा, मैं कल ही दरख्वास्त दे देता हूँ और इत्तला देने का शुक्रिया। ये कहकर मैंने सिलसिला मुनक़ते कर दिया। मुझे भूख लग रही थी, लेकिन कुछ भी बनाने का मूड नहीं हो रहा था। मैं किसी रेस्टोरेंट में जाकर डिनर कर लूँ। मैं गाड़ी की चाबी लेकर बाहर निकला। घर से तकरीबन 7 किलोमीटर के फासले पर एक साफ सुथरा रेस्तोरां था। सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो इंडिया के एक मुसलमान का रेस्तोरां था और वहाँ हलाल गोश्त मिलता था। मैं इसी रेस्तोरां में पहुँच गया और खूब डटकर खाना खाया। घर वापस पहुँचा तो रात का 1:30 बज रहा था। मेरा सिक्योरिटी गार्ड बहुत मोहतात था। इसने लाइट जलाकर जब तक मुझे अच्छी तरह देख न लिया, गाड़ी के अंदर दाखिल नहीं होने दिया। उस वक्त मैं गहरी नींद में था जब घंटी की तेज़ आवाज़ से मेरी आँख खुल गई। मैंने सेलफोन उठाकर कान से लगाया, लेकिन घंटी की करख्त आवाज़ दोबारा सुनाई दी तो मुझे इल्म हुआ कि वो सेलफोन की नहीं, बल्कि मेरे लैंडलाइन नंबर टेलीफोन की घंटी थी। सेलफोन तो सोने से पहले ही मैंने ऑफ कर दिया था। मैंने झल्लाकर रिसीवर उठा लिया और सर्द लहजे में पूछा, हेलो बाबर साहिब। दूसरी तरफ से मेरी सिक्योरिटी गार्ड की आवाज़ सुनाई दी। मैं एडी बोल रहा हूँ। हाँ एडी। मैं परेशान हो गया कि इस वक्त मुझे कॉल क्यों कर रहा है। सर, कोई औरत आपसे मिलना चाहती है। मैंने इसे बहुत रोका, लेकिन ये कह रही कि इसके पास आपके लिए एक अहम इत्तला है। औरत? मैं बड़बड़ाया। नाम क्या है इसका? ये अपना नाम नहीं बता रही। सेलफोन दो उसे, मैंने कहा। इतने बाद सेलफोन पर जो आवाज़ सुनाई दी, इसे सुन के मेरी हड्डियाँ तक सुलग उठी। वो कांता की आवाज़ थी। तुम? मैंने भी नाकर कहा। तुम रात के इस पहर मेरे घर के बाहर क्या कर रही है? और तुम? मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ज़रूरी इत्तला है बाबर, कांता ने जल्दी से कहा। मैंने गार्ड से कहा, इसे अंदर आने दो। फौरन ही दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोल दिया। कांता अंदर आ गई। मैं इसे बेडरूम के बजाय स्ट्रिंग रूम में ले गया और बोला, हाँ बताओ, क्या ज़रूरी इत्तला है? इतने बद अखलाक कब से हो गए तुम? वो बेतकल्लुफ़ी से बोली। कुछ पीने को है तो मुझे दे दो, सर्दी से मेरी जान निकलती जा रही है। मैंने विस्की की बोतल और गिलास इसके सामने रख दिया। पैक पीने के बाद वो तरंग में आ गई। बताओ, क्या ज़रूरी इत्तला है? हमारी वाइफ का नाम क्लारा है। मैं बुरी तरह उछल पड़ा। तुम क्लारा को कैसे जानती हो? मैंने बेचैनी से पूछा। तुमने आज जिस रेस्टोरेंट में डिनर किया, वहाँ मोर्टन के 2 आदमी भी मौजूद थे। मोर्टन को भी जानती हो? मैं हैरत ज़दा रह गया। मोर्टन कैलिफोर्निया में हमारा सबसे बड़ा ग्राहक है। मैं इसके आदमी को माल पहुँचाने ही आई थी। मोर्टन के आदमी तुम्हारी निगरानी कर रहे थे। तुम्हारी बीवी क्लारा उनके कब्जे में है। उन्होंने मुझे खुद बताया है और ये भी कहा है कि ये पागलों की तरह उसे ढूंढता फिर रहा है। मैंने उनसे पूछा था कि उसकी बेबी तुम्हारे कब्जे में क्यों है। उनमें से एक आदमी गुर्राकर बोला, अपने काम से काम रखो बेबी, काम की बात करो कांता। मैं मुस्तिब होकर बोला, उन्होंने बताया था कि उस एशिया की बीवी हमारे कब्जे में है। तुम जानती हो वो कहाँ रहता है? हाँ जानती हूँ। तो मुझे उसका पता बताने लगी, तो मैंने जल्दी जल्दी राइटिंग पैड पर लिख लिया। मेरा ख्याल था कि अब वो रात ही गुजारेगी, लेकिन वो अचानक उठ खड़ी हुई। मैं अब चलती हूँ, मुझे कैशवरी तौर पर GS खान के हवाले करना है। मेरा बहुत शुक्रिया कांता, मैंने मुन्ने से कहा। तुमने मेरी खातिर इतनी जहमत की। छोड़ो इन बातों को, मैं चलती हूँ। इसे भी जैकेट की जेब बंद की, सर पर ऊनी टोपी चढ़ाई और गमजोशी के साथ हाथ मिलाकर बाहर निकल गई। मैं मोर्टन की इस आदमी के एड्रेस का जायजा लेता रहा। वो इलाका कैलिफोर्निया का कदरे पसमानदा इलाका था। वहाँ ज्यादातर निचले और मुतवस्सित तबके के लोग, एशिया से आने वाले तारकीन वतन और कम आमदनी वाला तबका रहता था। मैंने सोचा कि कल सबसे पहला काम यही करूंगा, इस शख्स से मुलाकात करूंगा। मैं लाइट ऑफ करके दोबारा सोने की कोशिश करने लगा। मैं पूरी तरह नींद भी नहीं आई थी कि फायरिंग की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। फायरिंग मेरे ही घर के करीब हो रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। फायरिंग उस वक्त तक थम चुकी थी। मैंने ये समझकर दरवाज़ा खोल दिया कि बाहर मेरा गार्ड होगा। दरवाज़ा खुलते ही 2 आदमी दंदनाते हुए अंदर दाखिल हो गए और मुझे गन पॉइंट पर ले लिया। अपने चेहरों से तीसरे दर्जे के घटिया बदमाश लग रहे थे। कौन हो तुम लोग? मैंने दुरुस्त लहजे में पूछा। ये तो हम बाद में बताएंगे, पहले तू बता, क्लारा कहाँ है? क्या तुम नहीं जानते कि मैं खुद भी उसकी तलाश में हूँ? ये झूठ बोल रहा है, एक आदमी गुर्राकर बोला। इसे यहाँ से ले चलो, अभी यहाँ पुलिस पहुँचने वाली होगी। दोनों मुझे गन पॉइंट पर बाहर लाए और एक गाड़ी में बैठने को कहा।
गाड़ी में बैठते मेरे सर पर गोया क़यामत टूट पड़ी। मेरे सर पर लगने वाली ज़रब ऐसी ही थी। फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। दोबारा मुझे होश आया तो मैं किसी बेडरूम में था। कमरे की हालत काफ़ी खस्ता थी। इसकी दीवारों से न सिर्फ रंग उड़ गया था बल्कि कई जगह से प्लास्टर भी झड़ गया था। मैंने उठने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं। कमरे का दरवाज़ा खुला और वही दोनों मनहूस अंदर दाखिल हुए जो गन पॉइंट पर मुझे वहाँ लाए थे। इनमें से एक का कद दरमियाना था लेकिन जिस्म घुटा हुआ था। दूसरा इसके मुकाबले में खासा दराज कद था। वो मजबूत हाथ पैरों और कसरती जिस्म का मालिक था। दोनों के चेहरों पर इस वक्त फटकार बरसे ही थी। तुम जानना चाहते हो कि हम कौन हैं? दराज कद मकरू अंदाज में मुस्कुराया। मैं हैकल हूँ और ये जैकल। इसने पस्ता कद की तरफ इशारा किया। बड़ी खुशी हुई तुम दोनों से मिलकर, मैंने तंज़े अंदाज में कहा। वैसे तुम टॉम और जेरी भी होते तो मुझे कोई फ़र्क न पड़ता। मुझे तुम लोग यहाँ किस खुशी में लाए हो? क्लारा कहाँ है? हैकल ने अचानक दूसरे लहजे में पूछा। मैं खुद उसकी तलाश में हूँ। तुम मुझे से पूछ रहे हो कि वो कहाँ है? हैकल ने मेरे चेहरे पर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। बकवास मत करो। रात हमने खुद उसे तुम्हारे घर में दाखिल होते देखा है। रात तुमने उसे देखा है? मैंने हैरत से पूछा। इसने दूसरा थप्पड़ लगाया और बोला, हाँ रात वो तुम्हारे पास आई थी। फिर मुझे याद आया कि रात को कांता मेरे पास आई थी। मैंने कहा वो मेरी एक दोस्त थी, कांता। इस दफ़ा इसने मेरे पेट में घूंसा मारा। तुम उसका नाम कुछ भी रख लो, वो रहेगी तो क्लारा। कहाँ है? मैंने बताया तो है कि वो मेरी एक दोस्त कांता थी। मैंने दर्द की शिद्दत को जब्त करते हुए कहा। जिसने घोंसा एक मरतबा फिर मेरे पेट में दे मारा। ये ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी जान निकल रही है। मेरा सांस उखड़ गया और जिस्म बेजान हो गया। बहुत मुश्किल से सांस मेरे सीने में समाया। मेरी हालत कुछ संभली तो मैंने कराहते हुए कहा, तुम लोग आखिर यकीन क्यों नहीं करते? उसे जब से अगवा किया गया है मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखी। देखो मिस्टर बाबर, हम तुम्हें सोचने के लिए 2 घंटे दे रहे हैं। अगर तुमने इसके बाद भी सच न बताया तो तुम्हें अंदाज़ा नहीं कि हम तुम्हारा क्या हशर करेंगे। फिर वो जैकल से मुखातिब हुआ, आओ हम भी कुछ खा पी लें, रात से इस वीराने में पड़े हैं। वो जाते जाते मुझे मुखातिब हुआ, मिस्टर बाबर ये एक फार्म हाउस है, इर्द गिर्द कई मील तक आबादी का नामो निशान भी नहीं। इसे चीखो पुकार करके अपनी तवानाई ज़ाया मत करना, तुम्हारे शोर शराबे से यहाँ कोई नहीं आएगा। ये कहकर वो दोनों कमरे से बाहर निकल गए। फिर मुझे ताले में चाबी घूमने की आवाज़ आई। थोड़ी देर बाद किसी गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनाई दी। फिर वो आवाज़ बतदरीज दूर होती गई। न जाने वक्त क्या हुआ था। मेरे हाथ में तो उस वक्त घड़ी भी नहीं थी। घड़ी होती भी तो मैं इसे देख नहीं सकता था। इन मुर्दूदों ने मुझे इस अंदाज में बांधा था कि मेरे दोनों शानों से लेकर पैरों तक रेशम की बारीक लेकिन मजबूत रस्सी बंधी हुई थी। वो रस्सी मेरी जिल्द में गड़ी जा रही थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि इस सूरत हाल से कैसे निपटूं, इन हरामजादों की कैद से छुटकारा कैसे हासिल करूं। कमरे में एक ही खिड़की थी, वो भी इस वक्त बंद और खुली भी होती तो क्या फर्क पड़ता। मैं तो किसी बिस्तर बंद की तरह एक रस्सी में लिपटा हुआ था। मैंने कमरे में इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। फिर मुझे अपनी दाईं तरफ एक मेज़ नजर आई। वो मेज़ मेरे बेड के बिल्कुल नज़दीक थी। इस पर शराब का एक तकरीबन खाली बोतल और गिलास सिगरेट और एक पैकेट लाइटर रखा हुआ था। अचानक मेरे जहन में एक तरकीब आई कि किसी तरह ये लाइटर हासिल कर लूँ। यह तरकीब जहन में आते ही मैंने तंगोदो शुरू कर दी और बिलाखिर कई कोशिशों के बाद मैं लाइटर को उठाने में कामयाब हो गया। मैंने लाइटर को उंगलियों के दरमियान दबाया और इसे रोशन कर लिया। वो ऐसा गैस लाइटर था जो तेज़ हवा में भी नहीं बुझता। इसका शोला आम लाइटर के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ होता है। मुझे अब लाइटर नज़र नहीं आ रहा था। मैंने अंदाजे से इसे रस्सी की तरफ किया और एक मरतबा फिर रोशन कर दिया। कुछ लम्हे बाद मुझे अपनी दाएं रान में शदीद जलन का एहसास हुआ। इसका मतलब यही था कि आग इसके बजाय मेरे कपड़े में लग गई है। मैंने बमुश्किल तमाम एक हाथ आज़ाद करा लिया और दूसरे हाथ को भी रस्सी की ग्रिप से छुड़ा लिया। मैंने तेज़ी से अपना हाथ अपनी राइम पर मारा तो मुझे अपनी हथेली में जलन का शदीद एहसास हुआ, लेकिन इसके साथ ही मेरे जिस्म के गिर लिपटी हुई रस्सी के बल मज़ीद ढीले हो गए। मैंने अपनी टांगों को तेज़ी से हरकत दी और अपने दाएं घुमाया तो रस्सी मज़ीद ढीली हो गई और मेरी ज़रा सी कोशिश से मेरे दोनों पाँव रस्सी के ढीले पड़ने वाले बलों से बाहर निकल आए। मैं आज़ाद होते बिस्तर से नीचे आ गया। मैं थोड़ी देर तक अपनी कलाइयों और पिंडियों को मसलता रहा क्योंकि रेशमी रस्सी जिस्म के इन्हीं हिस्सों में ज़्यादा सख्ती से पेवस्त हो गई थी। कुछ देर बाद मेरा दौरान खून नॉर्मल हो गया। वो वक्त अपनी चोटें से हिलाने का नहीं था। वो दोनों खबीस किसी भी वक्त वापस आ सकते थे। मैंने किसी ऐसी चीज़ की तलाश में इर्द गिर्द का जायज़ा लिया जिससे अपना दिफा कर सकूँ। मुझे वहाँ ऐसी कोई चीज़ नज़र न आई। कमरे में इसके अलावा बेड के अलावा एक मेज़ और 2 पुरानी कुर्सियाँ थीं। मैंने इन्हीं कुर्सियों में से एक का पाया पकड़कर खींचा तो वो मेरे हाथ में आ गया। मैंने कुर्सी को एहतियात से दीवार से लगा दिया ताकि इन्हें पहली नज़र में ये एहसास ना हो सके कि कुर्सी का एक पाया नहीं है। फिर मैंने बहुत तेज़ी से टूटी हुई बोतल और गिलास के टुकड़े समेटे और इन्हें बेड के नीचे फेंक दिया। मैंने वो रस्सी एक मरतबा फिर अपने जिस्म के गिर्द यूं लपेटी के मेरे दोनों हाथ आज़ाद रहे।
फिर मैं कुर्सी का टूटा हुआ पाया अपने पहलू में छुपाकर हत्तुल इम्कान पहले की तरह लेट गया। तकलीफ के बावजूद मुझे नींद के झोंके आ रहे थे। मैंने सिर्फ सुना था कि नींद सूली पर भी आ जाती है, इसका तजर्बा मुझे अब हो रहा था। मैं इस वक्त भी हल्की गुनूदगी में था जब मैंने किसी गाड़ी के इंजन की आवाज़ सुनी। वो आवाज़ ऐसे ऐसे वाज़ेह होती जा रही थी। फिर बाहर से मुझे गाड़ी के दरवाजे ज़ोरदार आवाज़ के साथ बंद होने की आवाज़ आई तो मैं ज़हनी तौर पर अगले मरहले के लिए तैयार हो गया। मैं कुर्सी के मजबूत पाए को अपने दाएं पहलू में मज़ीद नीचे छुपा लिया। फिर कदमों की आहट सुनाई दी और दरवाजे के ताले में चाबी घूमने की आवाज़ आई। मेरे आसाब कशीदा हो गए। ये फाइनल राउंड था। अगर मैं इसमें नाकाम हो जाता तो फिर वो लोग न जाने मुझे जिंदा भी छोड़ते या नहीं। अचानक दरवाज़ा खुला तो मैंने आंखें मूंद ली। इसके साथ ही मुझे ऐसी आवाज़ें आई जैसे इन लोगों ने मेज़ पर कुछ रखा हो। शॉपर्स की चिरचिराहट से मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो शॉपर्स में कुछ लाए हैं। फिर हैकल की आवाज़ सुनाई दी। ये मनहूस हमें बेआराम करने के बाद किस मज़े से सो रहा है। दूसरे लम्हे मेरे चेहरे पर हैकल का थप्पड़ पड़ा तो मैंने आंखें खोल दी। उठिए लॉर्ड साहिब, हैकल ने तंज़िया लहजे में कहा। कुछ याद आया या फिर सारा वक्त सोते ही रहोगे? मेरे बिल्कुल नज़दीक आ गया था और किसी भी वक्त मेरे खुले हुए हाथों को देख सकता था। जैकल इससे कुछ फासले पर था। खुशकुन बात यह थी कि इस वक्त इन दोनों में से किसी के हाथ में रिवॉल्वर नहीं था। जैकल की नज़र अचानक मेरे हाथों पर पड़ गई। वो चीखकर बोला, ये खुल कैसे गया? मैंने इस वक्त कुर्सी का पाया निकाला और खासी कुव्वत से हैकल के सर पर दे मारा। वह इस वक्त कुछ पीछे हट गया, लेकिन इसके बावजूद पाया इसके सर पर लगा। वो लड़खड़ाकर पीछे हटा तो मैं बिजली की सी तेज़ी से उठा और उसी पाए से जैकल पर हमला कर दिया। उसके सर पर भरपूर जब लगी और वो कटे हुए दरख्त की तरह धड़ाम से फर्श पर आ गिरा। जैकल इस पर संभल कर अपना रिवॉल्वर निकाल चुका था, लेकिन मैंने घूमकर इसके रिवॉल्वर हाथ पर पाया रसीद कर दिया। रिवॉल्वर इसके हाथ से उछलकर दूर जा गिरा। इसने तकलीफ की परवाह किए बगैर अचानक मुझ पर छलांग लगा दी। इसके बोझ से मैं फर्श पर गिर गया और पाया मेरे हाथ से छूट गया। मैंने इसकी दोनों मजबूत कलाइयाँ थामी, इसके चेहरे पर पूरी कुव्वत से टक्कर रसीद कर दी। वो एक मरतबा फिर उलट कर गिरा। मैं भी इसे मौका नहीं देना चाहता था। मैंने कुर्सी का पाया दोबारा उठाया और खासी कुव्वत से इसके सर पर रसीद कर दिया। पाए की ज़रब के साथ लकड़ी की चटकने की आवाज़ आई। मेरी ज़रब से खोपड़ी चटक गई थी। मैंने गौर से जायज़ा लिया। वो दम तोड़ चुका था। मैंने जैकल को देखा। वो भी गैर फितरी अंदाज में फर्श पर पड़ा था, लेकिन अभी जिंदा था। मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, इसने अटकते हुए कहा। मैंने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। वो लोग शॉपर्स में अपने साथ सैंडविचेस, बर्गर और शराब की एक बोतल लाए थे। मैंने शराब की बोतल खोलकर इसके होंठों से लगा दी। इसने 2 दिन घूंट पिए तो मुझे इसकी हालत कुछ बेहतर लगी। हाँ बताओ, तुम्हें किसने भेजा है? मैंने पूछा। मैं मर रहा हूँ, मुझे फ़ौरन हॉस्पिटल। मैं सुबह अस्पताल ले जाऊँगा, लेकिन पहले मुझे बताओ जिसे तुम्हें भेजा था। मुझे स्टीव फोर्ड ने भेजा था। हम लोगों ने क्लारा को अगवा किया था, लेकिन वो वहाँ से फ़रार हो गई। इसके बाप का ख्याल था कि क्लारा तुम्हारे पास ज़रूर पहुँचेगी। मुझे घूंट और पिला दो। मैंने शराब की बोतल इसके होंठों से लगा दी। उससे कहा, लेकिन मुझे तो मालूम हो कि क्लारा मोर्टन की कैद में है। मोर्टन की कैद में है? ये तो होना ही था। स्टीव फोर्ड और जैक्सन में पिछले दिनों किसी बात पर शदीद लड़ाई हो गई थी। स्टीव फोर्ड ने जैक्सन के दफ्तर जाकर उसे गालियाँ दी थी। क्लारा वहाँ से फरार हो गई तो मोर्टन के आदमियों ने पकड़ लिया। ये कहते हुए इसका सर एक तरफ ढलक गया। मैंने इसकी नब्ज़ देखी तो वो बिल्कुल साकित थी। इसकी सांस भी रुक चुकी थी। मैंने जल्दी जल्दी इन दोनों की जेबों की तलाशी ली। हैकल की जेब से मुझे गाड़ी की चाबियाँ और .3 का एक रिवॉल्वर मिला। इसके पर्स में चंद $100 भी थे। इसके अलावा सेल फोन और कई विजिटिंग कार्ड। मैंने सेल फोन और कार्ड्स अपनी जेब में रखे। जैकल का सेल फोन भी निकाला, उसका रिवॉल्वर भी निकाल लिया। फिर मैंने हत्तुल इम्कान मेज़ की चादर से हर उस जगह को साफ कर दिया जहाँ जहाँ मेरी उंगलियों के निशानात सब्त हो सकते थे। मैंने वो लाइटर भी उठा लिया और उसे जेब में डाल लिया। फिर मैं कमरे से बाहर निकल आया। बाहर इनकी गाड़ी मौजूद थी। मैं गाड़ी में बैठा और उसे अंदाजे से मेन रोड की तरफ ले गया। मुझे इल्म नहीं था कि इस वक्त मैं कैलिफोर्निया के किस हिस्से में हूँ, कैलिफोर्निया में हूँ या किसी और शहर में। बस मैं तनबा तकदीर होकर जा रहा था। मेन रोड नहीं थी, बल्कि वो सड़क थी जो वहाँ मौजूद मुख्तलिफ फार्म हाउस की तरफ जाती थी। 10 मिनट बाद मैं मोटरवे तक पहुँच गया और अंदाजे से दाई जानी भी चलता रहा। चंद किलोमीटर चलने के बाद मुझे एक बोर्ड नज़र आया। इस पर लिखा था कैलिफोर्निया 30 किलोमीटर। बोर्ड देखकर मुझ में गोया एक नई तवानाई सी आ गई और मैं गाड़ी तेज़ी से दौड़ाने लगा। मैंने 30 किलोमीटर का वो फासला 12 मिनट में तय कर लिया। मैं कैलिफोर्निया में दाखिल हुआ तो मुझे सबसे ज़्यादा फिक्र गाड़ी की थी। इस गाड़ी में अपने घर नहीं जाना चाहता था। मुमकिन है सिक्योरिटी के आदमी मज़ीद वहाँ मौजूद हों। वहाँ फायरिंग भी हुई थी। यकीनन वहाँ पुलिस भी मौजूद होगी। मैं जली हुई पैंट, ज़ख्मी टांग के साथ
गाड़ी छोड़ भी नहीं सकता था। मेरे पास सेल फोन भी नहीं था कि मैं कैप्टन रॉल्फ मौलाना साहिब या अपने किसी हमदर्द से रब्ता करता। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। सबसे बड़ा मसला पुलिस का था। पुलिस मुझसे ज़रूर सवाल जवाब करती। लोग मुझसे पूछते कि मेरे साथ क्या वाक़या पेश आया था। मैं पुलिस को सब कुछ सच सच बता देता तो मुझे दोहरे कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लेते। लेकिन मैंने इन दोनों को अपने दिफा में मारा था। मैं पूरे तौर पर तो मुसीबत में फंसा, लेकिन अमेरिका का कोई भी काबिल और ज़हीन वकील मुझे इस दोहरे कत्ल के इल्ज़ाम से साफ बचा सकता था। फिर मैंने पुलिस को सब कुछ सच सच बताने का इरादा कर लिया। मेरे घर पर हमला हुआ था, उसकी गवाही इलाके के लोग भी देते और सबसे बड़ा गवाह तो कैप्टन रॉल्फ था। उसका सिक्योरिटी गार्ड न जाने किस हाल में था। वो बेचारा जिंदा भी था या मर चुका था। हर सूरत में ये केस मेरे ही हक में जाता था। मैंने गाड़ी का रुख घर के बजाय पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ दिया। मैं पुलिस स्टेशन में दाखिल हुआ तो वहाँ मौजूद पुलिस के कई अफसरों ने मुझे हैरत से देखा। मैं सीधा सर्जेंट चीफ के ऑफिस में पहुंचा। मुझे देखकर हैरान रह गया। मिस्टर बाबर, आप खैरियत से तो हैं? मेरा हाल आपके सामने ऑफिसर, मैंने कहा। मेरे घर पर रात को अचानक कुछ लोगों ने फायरिंग की थी। हाँ, कैप्टन रॉल्फ इसकी रिपोर्ट दर्ज करा चुका है। उसके सिक्योरिटी गार्ड एडी इस फायरिंग में शदीद जख्मी हुआ। वो इस वक्त अस्पताल में है और उसकी हालत नाजुक है। मैं इसी वाक़ये की रिपोर्ट दर्ज कराना चाहता हूँ। उसने कंप्यूटर के मॉनिटर पर एक नज़र डाली, फिर बोला, जी बताइए, मैं आपका बयान ले रहा हूँ। आप चाहें तो अपने वकील को भी तलब कर सकते हैं। सबसे पहले तो मुझे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है। मेरी एक टांग बुरी तरह झुलस गई है। ओके, इसने कहा। फिर घंटी बजाकर किसी को तलब किया। एम्बुलेंस के लिए टेलीफोन करो, मिस्टर बाबर जख्मी है। 5 मिनट से भी कम वक्त में एम्बुलेंस वहाँ पहुँच गई। डॉक्टर ने मेरे जख्म का जायजा लिया और फौरी तौर पर मुझे अस्पताल में दाखिल कर दिया। मैंने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर, मैं अभी पुलिस को किसी भी किस्म का बयान देने की पोजीशन में नहीं हूँ, इसलिए इस पुलिस सार्जेंट को फौरी तौर पर यहाँ से रवाना कर दे। मैं इस टीचर पर था, वो डॉक्टर मेरे साथ साथ चल रहे थे। सार्जेंट चीफ और कैप्टन रॉल्फ कॉरिडोर में खड़े थे। बार बार मुझे कमरे में ले गया तो सार्जेंट चीफ ने कमरे में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने कहा, ऑफिसर प्लीज़, अभी मरीज इस हालत में नहीं है कि इसके ज़हन पर किसी किस्म का दबाव पड़े। आपको कम से कम 2 घंटे इंतज़ार करना होगा। ओके डॉक्टर, सर्जन ने कहा और वापसी के लिए मुड़ गया। मैंने डॉक्टर से कहा, बाहर मेरे दोस्त कैप्टन रॉल्फ मौजूद है, आप इन्हें मेरे पास भेज सकते हैं। तो इस बार कैप्टन रॉल्फ मेरे कमरे में आ गया और बोला, तो जख्मी तो है मिस्टर बाबर? जख्मी तो हूँ, लेकिन मेरी हालत खतरे में नहीं है। फिर मैंने इसे तमाम वाक़या तफसील से बता दिए। मिस्टर बाबर, आप परेशान मत हो, मेरा गार्ड भी शदीद ज़ख्मी है, उसकी हालत ख़तरे में है। अगर एडी मर गया तो मैं लोगों को छोड़ूंगा नहीं। मिस्टर रॉल्फ, पहले तो मैं किसी बहुत ज़हीन और काबिल वकील से मशवरा करना चाहता हूँ। यह आपका कानूनी हक है मिस्टर बाबर। आप कहे तो मैं पीटरसन को यहाँ बुला लूँ। वो जासूस होने के साथ साथ बहुत बेहतरीन वकील भी है। ठीक है, आप पीटरसन को यहीं बुला लें। मैं उससे मशवरा करने के बाद ही पुलिस को बयान दूंगा। आधे घंटे के अंदर अंदर पीटरसन एक वकील के साथ वहाँ पहुँच गया। मैंने उससे कुछ नहीं छुपाया। मिस्टर बाबर, इसने मेरी बातें सुनने के बाद कहा कि आपकी गर्लफ्रेंड कोर्ट में आकर गवाही दे सकती है कि वो आपसे मिलने आई है। यस, मैंने वसूख से कहा, मेरी वो दोस्त कोर्ट में गवाही दे सकती है। आप पुलिस को हर बार यही बयान दें। इसके साथ आने वाले वकील ने पहली दफ़ा जुबान खोली। पीटरसन ने इसका तारुफ एडवोकेट हेनरी ब्राउन के नाम से करवाया था। आप मज़ीद देर मत करें मिस्टर बाबर, वकील ने कहा। अब आप सर्जेंट चीफ को यहाँ बुलाकर अपना बयान दे दें। ओके मिस्टर बाबर, पीटरसन ने कहा। बाकी मामला तो हेनरी संभाल लेगा, मैं जा रहा हूँ। डॉक्टर के जाते ही सार्जेंट चीफ अंदर आ गया। इससे हेनरी से हाथ मिला और बोला, मिस्टर हेनरी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, हेनरी मुस्कुराया। मिस्टर बाबर, सर्जेंट ने कहा, आपने बहुत बेहतरीन एडवोकेट का बंदोबस्त किया है। मैंने इसे भी शुरू से आखिर तक सब कुछ बता दिया। आप उस जगह की निशानदेही कर सकते हैं जहाँ वो लोग आपको अगवा करके ले गए थे। मैंने उसे फार्म हाउस का मोहल्ले को बताया। सर्जेंट चीफ एक कागज़ पर उस मकाम का नक्शा बनाना चाह रहा था। मिस्टर बाबर मुझसे बोला, आपकी वो गर्लफ्रेंड कहाँ रहती है? उसका एड्रेस लिखवाइए। वो कैलिफोर्निया में नहीं रहती। इसका मौजूदा पता तो मेरे पास नहीं, लेकिन उसका सेल नंबर है। उसका सेल नंबर बताइए, सर्जेंट ने कहा। वो मेरे सेल फ़ोन में महफूज है और अगर घर में मेरा सेल फ़ोन मौजूद हुआ तो वो नंबर भी आपको मिल जाएगा। मेरे अगवा होने से पहले तो सेल फ़ोन मेरे बेडरूम में मौजूद था। वो दोनों सेल फोन्स और रिवॉल्वर्स कहाँ हैं जो आपने उन लोगों से हासिल किए हैं? हाँ, मुझे वो लाइटर भी चाहिए जिससे आपने वो रस्सी जलाई थी। दोनों सेल फोन और रिवॉल्वर तो उस गाड़ी के डैशबोर्ड में मौजूद हैं जिसमें मैं फार्म हाउस से फरार होकर पुलिस स्टेशन पहुंचा था। लाइटर और विजिटिंग कार्ड मेरी पैंट की जेब में मौजूद है। सर्जेंट चीफ ने इसी वक्त एक वार्ड बॉय को तलब के उससे कहा, मिस्टर बाबर के कपड़े और दूसरा सामान लेकर आओ। थोड़ी देर बाद वो मेरी शर्ट पैंट और दूसरा सामान लेकर आ गया। इसमें वो लाइटर भी मौजूद था और विजिटिंग कार्ड भी जो मैंने हैकल और जैकल की जेबों से निकाले थे। इसने मुझसे कहा, मैंने आपका बयान रिकॉर्ड कर लिया है।
इसे टाइप करा के मैं इस पर आपके साइन भी ले लूँगा। इस वक्त तो मैं फार्म हाउस की तरफ जा रहा हूँ। इसके जाने के बाद हिंदी ने मुझसे कहा, बाद में भी अगर पुलिस ऑफिसर आपसे कुछ पूछना चाहे तो आप मेरी अदम मौजूदगी में इसकी किसी भी सवाल का जवाब मत दीजिएगा। मेरा विजिटिंग कार्ड रख लें, इस पर मेरे दोनों सेल नंबर, ऑफिस का नंबर और घर का लैंडलाइन नंबर भी है। इसके जाने के बाद मुझे अपने ज़ख्म में शदीद तकलीफ का एहसास हुआ। मेरी तकलीफ देखकर नर्स ने मुझे 2 गोलियां खाने को दी। इसी वक्त डिटेक्टिव हॉल में दाखिल हुआ और बोला, मिस्टर बाबर, आपने जिस गाड़ी में पुलिस स्टेशन आए हैं उसमें ना तो वो रिवॉल्वर बरामद हुए हैं और ना ही मकतूलन के सेल फोन्स। इस सिलसिले में मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने नीम गुनूदगी के आलम में कहा। नर्स ने शायद मुझे ख्वाबावर गोलियां दी थी। फिर हॉल न जाने क्या कहता रहा। मुझे गहरी नींद आ गई। मुअज़्ज़िज़ सामीन और नाज़रीन, दास्तान अभी जारी है।